अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा है कि कोल को हम किस तरह सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं उससे हमें कोल के वेरियस फ्रैक्शन हासिल होते हैं, कोक, कोल टार, एमोनिकल लीकर एंड कोल गैस। इनके एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं कि कोक की क्या एप्लीकेशन है, कोल टार, एमोनिकल लीकर की क्या है। कोल गैस अब आता है। कोल गैस के लिए हमने यहाँ लिखा है इट इज़ यूज्ड एज अ एक्सेलेंट फ्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बर्निंग पर्पस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोल गैस जो कि हमें फ्रिक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए, दैट इज़ नोन एज कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। ये पहले वाले टॉपिक का कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड पोर्शन है। वो पार्ट जो है कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ये भी कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम या प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल पेट्रोलियम या इट इज आल्सो नोन एज फिशर-ट्रूफ प्रोसेस, ये भी आता है बोर्ड के पेपर में। व्हाट डू यू नो अबाउट फिशर-ट्रूफ प्रोसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट एफटी प्रोसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट द कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम, या हाउ यू विल सिंथेसाइज पेट्रोलियम इन द लेबोरेटरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोल के इस कोल गैस वाले फ्रिक्शन से हम पेट्रोलियम को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्रोसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय टू जर्मन केमिस्ट फिशर एंड ट्रूफ इन 1923। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एफटी प्रोसेस। Conversion of coal into petroleum in the lab is also known as FT process या Fischer-Tropsch process। इसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है कोल। कोल मीन कोल गैस। कोल गैस से हमें क्या मिलता है? कोल गैस मीन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और कोल गैस के साथ हमें एक और सब्सटेंस चाहिए, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन गैस। कंडीशन फॉर दिस प्रोसेस आर एज फॉलो। जो कंडीशन हमने यूज करने हैं वो ये है। कैटलिस्ट इसमें कौन सा यूज होगा? तो इसमें डिफरेंट कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, जो कि कोबाल्ट, आयरन, निकल एंड रोथेनियम है। प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर हम रखेंगे 5 to 10 atm। टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? टेम्परेचर रेंज होगा 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फीड स्टॉक मतलब इसके लिए जो केमिकल यूज होंगे वो क्या है? सो दैट इज नोन एज कोल गैस एंड हाइड्रोजन गैस। प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होगा? जिस तरह आपको मैंने कहा कि कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी कर लेते हैं तो हमें कोक, एमोनिकल लीकर और कोल टार मिलता है। उनके एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब इसी के इस कोल गैस वाले फ्रिक्शन को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो कोल गैस जो कि हमें कोल से हासिल होता है, फिशर-ट्रूफ प्रोसेस के जरिए इन कंडीशन की मौजूदगी में हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज नोन एज एफटी प्रोसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम इस चैम्बर में गुजारते हैं, जिसको कहते हैं रिएक्शन चैम्बर या कैटालिटिक चैम्बर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर भी इसमें ऐड करते हैं। इसके साथ, इस मिक्सचर के साथ हम हाइड्रोजन गैस मजीद ऐड करते हैं। दूसरा सिलेंडर यहाँ लगा होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस इस चैम्बर में आता है। तो इस मिक्सचर के जो रिएक्टेंट है वो है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मीन कोल गैस प्लस हाइड्रोजन। कैटलिस्ट कोबाल्ट, टेम्परेचर 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होगा 5 to 10 atm। इस पैरामीटर्स की मौजूदगी में हम इस मिक्सचर को रिएक्ट करवाते हैं, और जब रिएक्शन हो जाए तो हमें एक मिक्सचर हासिल होता है, दैट इज नोन एज
पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हमें पता है, पेट्रोलियम लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड मिक्सचर है। और लिक्विड के हम फिर क्या करते हैं, जब हम इस मिक्सचर की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, मतलब इस मिक्सचर को फिर हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करते हैं, ये जो पेट्रोलियम है। और इसके हीटिंग से हमें क्या हासिल होता है, इसके हीटिंग से हमें वेरियस फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोल हासिल होते हैं, दैट आर नोन एज LPG, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या है? कोल गैस, जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल होता है, उसके मिक्सचर को, कोल गैस के मिक्सचर को हम कैटालिटिक चैम्बर में ऐड करते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इसमें डाल देते हैं। हाइड्रोजन गैस और कोल गैस आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और हमें एक मिक्सचर हासिल होता है दैट इज नोन एज पेट्रोलियम। उस पेट्रोलियम मिक्सचर को फिर हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में से पास करते हैं अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें ये वेरियस फ्रिक्शन मिलते हैं, गैसियस फ्रिक्शन मीन LPG, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एटसेट्रा। नाउ ये पेट्रोल हम फिर लेके अपने पर्पस के लिए, या डीजल या केरोसिन ऑयल अपने, या LPG डोमेस्टिक पर्पस के लिए एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ रिएक्शन आपको मैं समझाता चलूं। ये रिएक्शन जो यहां हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन हम कितना लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर N मोल है तो हाइड्रोजन होगा 2N+1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड 5 मोल है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 5+1, तो 5 का डबल है 10+1। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 5 मोल है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 11 मोल, मतलब when N is equal to 5. So we have 5 mole of carbon monoxide but 2N+1 mole of hydrogen. It will give C5H10+2 plus 5H2O, मतलब C5H12 plus 5H2O हासिल होंगे। अल्केन हासिल होते हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो 2N+1 से N मोल 2N मोल यहाँ आ जाएंगे और वो जो 1 मोल है हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना लेगा। जिस तरह के मैं आपको अब इसके ज़रिए समझाता हूँ, अगर हमारे पास N5 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने होंगे, 5 मोल, हाइड्रोजन कितना होगा, 2N+1 का मतलब क्या है, 11 मोल। 11 मोल हाइड्रोजन के होंगे, 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे, जिनमें से हमारे पास कंपाउंड बनेगा पेंटेन। अब आउट ऑफ दीज 11 हाइड्रोजन एटम कितने हुए, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 22 हाइड्रोजन एटम है टोटल। 22 हाइड्रोजन एटम में 12 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और 10 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। तो टोटल हाइड्रोजन की तादाद वही 22 है, लेकिन मैक्सिमम जो है कार्बन के साथ कंबाइन होकर अल्केन बना लेंगे और बाकी वाटर के मोल बन जाएंगे। रिमेंबर दैट, आपसे MCQs में क्वेश्चन कर सकते हैं, पेंटेन के बनाने के दौरान कोल गैस से पेंटेन जब बनता है तो इसके बनाने के दौरान कितने मोल ऑफ वाटर बनेंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है, N मोल ऑफ वाटर। पेंटेन में जितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन है तो 5 मोल बनेंगे। अगर 6 मोल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या N के तो N अगर 6 है तो 6 मोल वाटर बनेगा। N अगर 7 है तो N 7 है तो अल्केन बनेगा हेप्टेन और मोल ऑफ वाटर बनेंगे 7। अब हम MCQs डिस्कस करते हैं। एक MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टाउन गैस
ईटा में भी आया है ये एमसीक्यूज और बोर्ड के पेपर में भी आया है। तो मीथेन एक है। मीथेन क्या है? मीथेन को हम बेसिकली कहते हैं मार्श गैस। इस एमसीक्यूज के डिस्कस करने के साथ आपके और पॉइंट भी क्लियर होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो टाउन गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इग्निशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली शाबाश, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज टाउन गैस। मतलब कोल गैस इज आल्सो नोन एज टाउन गैस। Which of the following is produced by destructive distillation of coal? Natural gas, refinery gas, town gas, freon gas। कोल गैस के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें नेचुरल गैस हासिल नहीं होता। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोक, कोल टार, एमोनिकल लीकर और कोल गैस मिलता है। ठीक है, तो कोल गैस का दूसरा नाम क्या है? टाउन गैस। तो इस तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव टाउन गैस। एलपीजी कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। इफ यू रिमेंबर, आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में फॉसिल फ्यूल में नेचुरल गैस से रिलेटेड टर्म में एलपीजी एंड सीएनजी। सीएनजी में मीथेन की परसेंटेज ज़्यादा है 80 to 85%। उनमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की परसेंटेज वही 20% में आता है या 15 में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीएनजी में तो मीथेन ज़्यादा होगा, लेकिन एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो हमारे पास मीथेन एलपीजी में नहीं होता। पेंटेन गैस है ही नहीं। पेंटेन इज द लिक्विड हाइड्रोकार्बन। हेक्सेन भी गैसियस हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। सो डेफिनेटली ब्यूटेन एलपीजी में ब्यूटेन की परसेंटेज है 55%। और एक और एमसीक्यूज आपको मैं बताऊं, 2016 में मेडिकल के पेपर में एमसीक्यूज नंबर 14, 2013 में इंजीनियरिंग के पेपर में एमसीक्यूज नंबर 147, that when coal is heated from 500 to 1000 degrees centigrade, this process is known as distillation or carbonization, both are none. So this process is known as carbonization or destructive distillation as well. कोल को जब हम 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करते हैं तो उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्री-टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज आप लोग का असाइनमेंट है राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और सेकंड जो क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फिशर-ट्रूफ प्रोसेस। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है। इससे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज भी, जितने ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, ये सारे के सारे आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।